नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर उस बरगद के पेड़ में वहाँ पर करण गुलेरिया, धनंजय, आलिशा, आकाश, राजीव ये सभी फंस चुके थे। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर कुलदेवी के मंदिर में यहाँ पर अभी एक जोर का ब्लास्ट होता है। कुलदेवी के मंदिर में रोहित ने देखा कि मंदिर के पीछे एक विशाल गाय बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की मोटी मोटी लताएं वहां मौजूद सभी आदमियों को इस तरफ जकड़ चुकी थी। कोई भी अपने शरीर को इस पेड़ की लताओं में हिला तक नहीं पा रहा था। बरगद का वो बड़ा पेड़ दिखने में सामान्य पेड़ जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी शाखाएं चारों दिशा में फैली हुई थी और उसकी अनगिनत लताएं जमीन से लेकर ऊपर तक फैली हुई थी। उन लताओं की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जो भी व्यक्ति उनके बीच फंसा था उसके लिए खुद को छुड़ाना लगभग असंभव सा दिखाई दे रहा था। वो सभी वहां पर उसमें फंसे हुए बस खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। पहले तो रोहित को इस पेड़ को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ ही पल पहले तक सब कुछ यहाँ पर सामान्य था। यहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ इन लोगों को नजर नहीं आया था जब वो लोग सब यहाँ पर आए थे। लेकिन अब मंदिर के पीछे का पूरा दृश्य ही अब पूरा बदल चुका था। यहाँ पर रोहित यानी किंग के जो फाइटर थे, किंग के जो भी आदमी थे, वो अभी इन लताओं में बुरी तरह से जकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो यहाँ पर अपने किंग के सामने बस यही कह रहे थे कि हमें बचा लो। इधर रोहित भी लगातार अब उस विशाल बरगद के पेड़ और उसके आसपास के माहौल को ही देखने की कोशिश कर रहा था और समझने की भी कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये कोई माया जाल है या फिर क्या है। लेकिन उसे इस रहस्यमयी घटना के पीछे की वजह अभी तक ढंग से समझ नहीं आ रही थी। रोहित ये सब समझ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आती है। क्या हुआ किंग, कैसी रही हमारी ये चाल? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये चाल जरूर पसंद आई होगी। और वैसे भी हमने सुना है कि किंग को छोटे मोटे खेल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जैसे किंग को खेल खेलना पसंद है, किंग के खेल के अनुसार ही यहाँ पर ये खेल खेला गया है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि डायमंड किंग ने कही थी। ये कहते हुए ही डायमंड किंग अब सामने आकर अब रोहित के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी बातों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह अब पूरी स्थिति को अपने पक्ष में समझ रहा था कि अब यहाँ पर उनकी इस चाल से शायद किंग अब पूरी तरह से उनके कब्जे में हो चुके हैं। अब वो किंग से जैसे चाहे वैसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। वो अब इसी चाल से ही अपनी जीत को महसूस कर पा रहा था। तो इधर दूसरी तरफ किंग की नज़र तो अभी भी लगातार उस विशाल बरगद के पेड़ पर ही टिकी हुई थी। वह पेड़ की एक एक शाखा और उससे निकलने वाली हर एक लता को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, जैसे वह इस पूरे के पूरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। डायमंड किंग की मौजूदगी और उसकी चुनौती के बावजूद किंग के चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट अभी दिखाई नहीं देती। वो अभी भी ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल पूरी तरह से शांत खड़े थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही हो, इस पेड़ का असली रहस्य क्या है और इन सभी लोगों को आखिर किस तरह से इन लताओं से मुक्त कराया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर उसके लिए अपने इन सब आदमियों की जान को बचाना था। क्योंकि ये किंग का रूल था कि वो अपने किसी भी मिशन में किसी भी बेगुनाह आदमी को कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल खरोच तक नहीं आने देते थे, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही बार खुद ही जख्मी क्यों न होना पड़ा हो।
इसलिए वो बस यही सोच रहे थे कि वो अब अपने आदमियों को यहाँ इनसे कैसे बचा सकता है। डायमंड किंग की मौजूदगी और उनकी चुनौती के बावजूद किंग के चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट दिखाई नहीं देती। वो शांत थे। डायमंड किंग अब आगे बढ़ते हुए किंग के सामने अब अपनी बात रखता है और कहता है, किंग, अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर वह चाहे तो उसे मारने में एक भी पल नहीं लगेगा, क्योंकि किंग अब पूरी तरफ से अब उनके कब्जे में है। लेकिन क्या है ना, उसे सच जानना है। डायमंड किंग सच जानना चाहते हैं और वो सच सिर्फ उन्हें किंग ही बता सकते हैं। इसलिए किंग अब एक अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको मरना नहीं है तो जो भी कुछ तुमसे पूछा जाए उसे साफ साफ जवाब देना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किंग आपने उस डायमंड ड्रग के बारे में मुझसे कैसे पता लगा। आपको मैंने कब बताया उस डायमंड ड्रग के बारे में? अभी कुछ समय पहले, जैसे आपने कहा था कि मेरी ही वजह से उस डायमंड ड्रग तक आप पहुंचे हैं, तो मुझे वो बात जाननी है। यहाँ पर डायमंड किंग की इस बात पर अब किंग की नज़र अभी उस बरगद के पेड़ से अभी भी नहीं हटती। वो कुछ देर तक उसी पेड़ को ही देखते रहते हैं, मानो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। इधर डायमंड किंग की बात का जवाब देने से पहले वो उस पूरे के पूरे रहस्य को अपने दिमाग में जोड़ रहे थे। और इसके बाद अब वो थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि डायमंड किंग, ये आपका सवाल है, इसलिए आप अपना खुद का दिमाग लगाइए और उसके आंसर को आप खुद ही जानिए। मैं आपको कोई भी उत्तर नहीं देने वाला हूँ। और ये कहते हुए ही किंग अब अपने ओवरकोट को थोड़ा सा पीछे करते हुए ही अब यहाँ पर फिर से अब अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। अब क्योंकि उनके हाव भाव अचानक से बदले हुए दिखाई दे रहे थे। अब ये सब करते हुए वो अपने पैर के पास बंधी हुई तलवार को निकालते हैं और वो तलवार बाहर आते ही किंग अब यहाँ पर उस तलवार को डायमंड किंग के गले के पास ले जाते हैं। अब स्थिति पहले से भी कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी थी, क्योंकि किंग ने जो मूव ये यहाँ पर चला था वो बड़ी ही फुर्ती के साथ चला था। इससे पहले के सिल्वर किंग या डायमंड किंग कुछ भी सोचने या समझ पाते कि तब तक यहाँ पर किंग डायमंड किंग के गले पर उस तलवार को रख चुके थे। अब किंग यहाँ पर डायमंड किंग को साफ तौर पर कहते हैं, इस पेड़ का सच बता दो या फिर इस दुनिया से चले जाओ। ये ऑप्शन अब मैं तुम्हें देता हूँ। इधर किंग की तलवार अब यहाँ पर डायमंड किंग के गले के बिल्कुल ही पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर मौत का कोई भी डर दिखाई नहीं देता। एक पल के लिए तो वो हैरान हो गए थे किंग के इस स्वरूप को देखकर, लेकिन अब वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कहता है, अगर किंग उसे मारना ही चाहते हैं तो मार दें, क्योंकि उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन इसके साथ ही वह यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो आज यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं मरूंगा, बल्कि आपके ये जितने भी लोग हैं वो सब मरेंगे, इवन खुद आप भी। डायमंड किंग की ये बात सुनकर वहाँ का माहौल अब और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि किंग ने सोचा था कि शायद ये डर कर उसे सब कुछ बता देगा। किंग के सामने एक तरफ डायमंड किंग खड़ा था और दूसरी तरफ ये विशाल बरगद की लताओं में फंसे उसके सभी लोग थे। पेड़ की लताएं लगातार उन्हें जकड़े हुए थी और किसी के लिए भी उससे बाहर निकलना संभव नहीं हो रहा था। डायमंड किंग की बात पूरी होते ही अचानक वहां पर मौजूद सभी लोगों के कानों में एक भारी भरकम आवाज आती है। उस आवाज में इतना आत्मविश्वास और रहस्य था कि हर किसी का ध्यान उस दिशा में ही चला जाता है और अब यह आवाज आती है, उसे इस पेड़ का राज पता है और इन सभी को आजाद करवाना किंग के लिए लेकिन इतना आसान नहीं होगा। जैसे ये आवाज किंग के कानों तक पहुंचती है तो वो तुरंत उस दिशा की तरफ देखने लगते हैं जहां से अभी अभी ये आवाज आई थी। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर सीढ़ियों की तरफ उन सब की नजर जाती है। जैसे ही वो सब उस तरफ देखते हैं तो वहां से एक शख्स ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे कुछ और भी लोग बढ़ रहे थे। किंग अब उस शख्स की तरफ ध्यान से देखते हैं। जैसे जैसे वो शख्स अब यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर आता है तो उसका चेहरा अब किंग को साफ साफ दिखाई देना लगता है। किंग अब उसके चेहरे को देखते ही पहचान जाते हैं। ऊपर की ओर आने वाला वो शख्स
कोई और नहीं बल्कि वो ब्रह्मपुत्र एकेडमी के मालिक खुद बलबीर सर थे, जिससे अनिका ने अपनी फाइटिंग स्किल सीखी थी। बलबीर सर के पीछे यहाँ पर सूरज अपने कुछ फाइटर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। सभी धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर की तरफ आ रहे थे। उनके मंदिर के करीब पहुंचते ही वहां पर मौजूद तनाव अब और भी बढ़ जाता है। अब यहाँ का सीन अब ये सच में और भी तनावपूर्ण हो चुका था। किंग की नज़र अब उस बरगद के पेड़ से हटकर बलबीर सर और उनके पीछे आ रहे लोगों के ऊपर ही टिक जाती है, क्योंकि किंग को भी ये जानना था कि आखिर वो कौन सा राज है, वो ये जो बलबीर सर उसे बताना चाहते हैं। तो इधर दूसरी तरफ डायमंड किंग भी यहाँ पर उस दिशा में ही देखने लगता है। इधर मंदिर के भीतर सभी लोगों का ध्यान अब आने वाले लोगों की ही तरफ चला जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर जो लोग यहाँ पर इस पेड़ से जकड़े गए थे, उन्हें अब यहाँ पर बचने की एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। इधर कुछ ही पलों में बलबीर सर और सूरज अपने फाइटर्स के साथ मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के भीतर आते ही बलबीर सर अब आगे बढ़ते हैं और अब वो किंग के सामने पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी समय उनके सामने एक और शख्स आकर खड़ा हो जाता है। अब जो शख्स यहाँ पर बलबीर सर के आगे आकर खड़ा हुआ था, ये कोई और नहीं बल्कि ये खुद राजेश्वर पीरामल यानी सिल्वर किंग होता है। मंदिर के भीतर अचानक सिल्वर किंग का इस तरह से बलबीर के सामने आना ये मानो उसे एक चुनौती दे रहा था। अब एक तरफ विशाल बरगद का वो रहस्यमयी पेड़ था, जिसकी लताओं में सभी लोग जकड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ डायमंड किंग और किंग आमने सामने खड़े थे और बलबीर सर तथा सूरज अपने फाइटर के साथ अब वहां पर पहुंच चुके थे। सिल्वर किंग अब यहाँ पर बलबीर सर के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, ब्रह्मपुत्र एकेडमी के फाउंडर क्या बात है, वैसे मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उनकी बातों में भी यहाँ पर आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि बलबीर सर यहाँ पर जरूर आएंगे और वो काफी समय से बस इसी पल का ही इंतजार कर रहे थे। इधर राजेश्वर ने यहाँ पर इतना ही कहा था कि तभी पीछे से अब वहाँ पर सुखवीर सर भी आ जाते हैं। वो भी अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ भी उनके कुछ फाइटर मौजूद थे। जैसे ही सुखवीर सर वहाँ पहुँचते हैं तो मंदिर के अंदर मौजूद माहौल अब और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजेश्वर के सामने अब एक तरफ बलबीर सर और दूसरी तरफ अब यहाँ पर सुखवीर सर खड़े थे। दोनों पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर डायमंड किंग के सामने अब किंग खुद मौजूद थे। किंग की नज़र एक तरफ डायमंड किंग पर टिकी हुई थी, लेकिन दूसरी नज़र उसकी अपने लोगों के ऊपर भी थी। वो साथ के साथ ये देख रहे थे कि बरगद के पेड़ की लताएं उनके लोगों को किस तरह से धीरे धीरे और भी ज्यादा जगड़ती जा रही थी। हर गुजरते पल के साथ उन लताओं की पकड़ मजबूत होती जा रही थी और वहां पर फंसे हुए लोगों के लिए स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही थी। किंग को भी यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो डायमंड किंग को अपने सामने रोकते हुए अपने लोगों को उन रहस्यमयी लताओं से किस तरह बचाएं। इधर दूसरी तरफ डायमंड किंग भी पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहा था। मंदिर के भीतर मौजूद हर व्यक्ति की नज़र अब यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में थी। किसी भी समय यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। पूरा का पूरा वातावरण किसी बड़े टकराव से ठीक पहले यहाँ पर जैसा लग रहा था। तो इधर एक दूसरी तरफ इंडिया के वाराणसी में, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के कमरे में स्वाति मल्होत्रा और उस शख्स के बीच यहाँ पर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। कमरे में एक सन्नाटा था कि दोनों की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। स्वाति काफी देर से उस शख्स की तरफ देखे जा रही थी। उसके मन में लंबे समय से कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों के जवाब उसे अभी तक नहीं मिले थे। आखिरकार अब कमरे में पसरे उस सन्नाटे को चीरते हुए अब स्वाति की आवाज आती है। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, काफी वक्त से मैं इंतजार कर रही हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन थी और उसके बारे में असली सच क्या था। अब स्वाति के इस सवाल के बाद कुछ पल के लिए फिर से कमरे में खामोशी छा जाती है, लेकिन अब इसके बाद वो शख्स अब आखिरकार अब उस पुराने रहस्य की कहानी बताना शुरू करता है। अब ये शख्स कहता है, ये कहानी आज से करीब 120 साल पुरानी है। उस समय भारत एक बेहद कठिन लेकिन बड़े ही बदलाव के दौर से गुजर रहा था।
हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी और देशवासियों के जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। इसी संघर्ष के बीच लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भी तेजी से पनप रही थी। उसी समय भारत की लगभग 90% आबादी गाँव में रहती थी। गांव और कस्बों का जीवन आज की तुलना में बहुत ही अलग था। लोगों का जीवन बेहद साधारण था और बदलाव की गति बहुत ही धीमी थी। उस समय देश में कई तरह की सामाजिक कुरीतियां भी मौजूद थी। जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी परंपराओं ने समाज में एक बड़े हिस्सों को अपनी जकड़ में जकड़ रखा था। लोगों की जिंदगी बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रसार सीमित था और समाज में पुराने नियम और परंपराओं का प्रभाव काफी गहरा था। ऐसे ही कठिन समय में यह कहानी शुरू होती है। अब वो शख्स कहता है कि जूनागढ़ का इतिहास लगभग 2300 साल पुराना रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिरनार की पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक इलाका लंबे समय से ऐतिहासिक महत्व रखता आया था। इस भूमि पर अलग अलग समय से कई शासकों ने शासन किया था और हर दौर ने इस जगह के इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। इसी ऐतिहासिक भूमि पर उस समय एक राजा शासन करते थे जिनका नाम था विचित्रियवयी। उनकी पत्नी का नाम अंबिका था और दोनों मिलकर वहां का राजकाज संभालते थे। राजा अपनी पत्नी अंबिका का बहुत ही ध्यान रखते थे। उस समय अंबिका अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में थी। जैसे जैसे उनका प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, राजा हर समय उनका ख्याल रखते थे। वो उनकी जरूरतों का ध्यान रखते और ये कोशिश करते थे कि इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आखिरकार वर्ष 1906 में अब वो समय आया जब रानी अंबिका ने एक बेहद ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद पूरे राज परिवार में खुशी का माहौल था। उस छोटी सी बच्ची का नाम वासिव रखा गया था। वासिव के जन्म के बाद राजा और रानी उसका बहुत ही अच्छी तरह से पालन पोषण करते थे। वह राज परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक राजकुमारी की तरह ही नहीं बल्कि बेहद प्यार और स्नेह के साथ वो व्यवहार भी करती थी। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और वासिव धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी बात दिखने लगी थी जो उसी बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। उसका दिमाग उसकी उम्र से कहीं ज्यादा तेज था। वह अपने आसपास होने वाली हर चीज को बहुत ही ध्यान से देखती थी। जिस उम्र में बच्चे केवल खेलकूद और छोटी मोटी बातों में रुचि लेते हैं, उस उम्र में वासिव लोगों की बातें समझने और परिस्थितियों को परखने की कोशिश करती थी। जब भी उसके पिता राज्यसभा में जाते थे, वासिव पर्दे के पीछे खड़ी होकर वहां होने वाली सभी बातों को ध्यान से सुनती थी। राज्यसभा में होने वाली चर्चाएं, राज्य से जुड़े फैसले और अलग अलग विषयों पर होने वाली बातचीत को वह बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करती थी। कई बार राज्यसभा में कहीं गई कोई बात उसे पसंद नहीं आती थी। ऐसी स्थिति में वह अपनी मां के पास जाकर उस बात के बारे में नाराजगी जाहिर कर देती थी। उसकी सोच में बचपन से ही एक अलग तरह की स्पष्टता दिखाई देती थी। समय इसी तरह गुजरता गया और वासिव अब धीरे धीरे 13 साल की हो चुकी थी। उसकी उम्र भले ही सिर्फ 13 वर्ष थी, लेकिन उसके विचार, उसकी समझ और परिस्थितियों को देखने का नजरिया उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुका था। आज जैसे ही बिल्कुल हमारी रिया दिखाई देती है, वो बिल्कुल रिया के जैसे ही दिखाई देती थी। वो इतनी सुंदर और आकर्षण दिखाई देने लगी कि अगर कोई उसकी वर्तमान तस्वीर को देखता तो कुछ पल के लिए उसे रिया और वासु के बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाता। उसके चेहरे की मासूमियत के साथ साथ उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता था। उम्र छोटी होने के बावजूद उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी गंभीरता आने लगी थी जो उसे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाती थी। एक दिन वासु
अब वो यहाँ पर अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ उसे गांव देखना है और वो अब अपने पिता के साथ गांव जा सकती है क्या। उसकी बात सुनकर उसकी माँ कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है, लेकिन फिर कहती है, ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन हाँ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अगर किसी वजह से वो रास्ता भी भूल जाए तो भीड़ में खो जाए तो उसे अपने पिता के साथ ही रहना होगा। अब वासु अपनी माँ की बात को सुनकर तुरंत हाँ में अपनी पलकों को झपका देती है। उसके चेहरे पर गांव देखने की उत्सुकता साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने पिता के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह अपने पिता के साथ गांव घूमने के लिए निकलती है, सबसे पहले वे लोग गांव के बाजार की तरफ जाते हैं। बाजार में पहुंचते ही वासु की नजर वहां पर मौजूद लोगों के ऊपर पड़ती है। गर्मी बहुत ज्यादा थी और लोग गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे थे। कोई छांव ढूंढ रहा था तो कोई गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा था। वासु कुछ देर तक उन सभी लोगों को ध्यान से देखती रही। उसके चेहरे पर चिंता अब साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसके मन में यही विचार आता है कि उसे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए वो तुरंत अब अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उन्हें अब अपनी तरफ खींचते हुए ही कहती है, पिताश्री उसे उनसे कुछ कहना था। अब यहाँ पर राजा यानी कि उसके पिताश्री भी अब उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ वासु कहो क्या बात है। वासु अब बाजार की तरफ देखते हुए कहती है, अगर यहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्था करवा दी जाए तो सभी लोग आसानी से इतनी गर्मी में पानी पी सकेंगे। इतना ही नहीं, लोग अपना काम करते करते समय भी बीच बीच में पानी पीकर अपनी परेशानी कम कर सकेंगे। अब वो राजा अपनी बेटी की बात सुनते हैं और लेकिन अब वो उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा यहाँ पानी लेने के लिए लोगों को कहीं कहीं मील दूर तक जाना पड़ता है। ये इतना भी आसान नहीं है। जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है जरूरी नहीं है बेटा वही चीज़ें हर किसी को मिली हों। इसके बाद राजा अब उसे वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। वासु यहाँ पर अपने पिता की बात तो सुन लेती है, लेकिन उसके मन में उस दिन देखी हुई तस्वीरें लगातार घूमती रहती हैं। बाजार में गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए दूर तक जाने की मजबूरी और उन लोगों की परेशानियां अब उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी थी। उस रात वासु को ठीक से नींद नहीं आती। वो बार बार उसी बात के बारे में सोचती रहती हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर वो कुछ कर सकती तो उसे अपने लोगों के लिए जरूर करना चाहिए। अगली सुबह होते ही अब वो अपने पिता के पास फिर से जाती है और उन्हें अब अपने मन की सारी व्यथा उन्हें बता देती है। वह उन्हें बताती है कि वह क्या करना चाहती है और किस तरह से लोगों की परेशानियों को कम करना चाहती है। इधर वो राजा अब अपनी बेटी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। वासु की सोच और उसके इरादों को समझने के बाद वो उसकी बातों को महत्व देते हैं और उसके विचारों के अनुसार अब वहाँ पर काम शुरू करवाते हैं। धीरे धीरे वासु के काम का असर अब लोगों के जीवन पर साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ता जाता है। लोग उसे केवल राज परिवार की बेटी के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें लगता था कि वासु सच में उनकी परेशानियों को समझती है। लेकिन इस दौरान एक दूसरी खबर दूर तक पहुंचती है। यहाँ पर आरआर रियासत के महाराज जो अब वासु के बारे में और उसके परिवार के बारे में अब वो जान जाते हैं, तो वो अब जूनागढ़ के महाराज के पास विवाह का एक प्रस्ताव भेजते हैं। प्रस्ताव आने के बाद दोनों राज परिवारों के बीच अब यहाँ पर बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर वासु का विवाह अब तय हो जाता है। बहुत कम उम्र में वासु की शादी हो जाती है और 13 साल की वासु विवाह के बाद अब अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उस उम्र में उसे न तो रानी के पद की वास्तविकता का पता था और न ही एक बहू के रूप में आने वाली जिम्मेदारियों की पूरी समझ थी। वह अभी भी उम्र और अनुभव के उस पड़ाव पर थी जहां दुनिया को समझने की बस उसकी एक शुरुआत हुई थी।
कुछ दिनों के बाद शादी के बाद वो फिर से अपने मायके वापस चली जाती है। विवाह के बाद भी उसके मन में अपनी जिम्मेदारियों और अपने आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा बनी रहती है। समय गुजरता जाता है और वासु जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसका झुकाव प्रकृति की तरफ और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। पेड़ पौधों, मिट्टी, पानी और प्रकृति से जुड़ी अलग अलग चीजों को लेकर उसके मन में लगातार सवाल उठते रहते थे। वह अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए खुद प्रयोग करने लगती थी। धीरे धीरे उसके प्रयोग ही उसकी दुनिया बन जाते हैं। वह अपना ज्यादातर समय इन्हीं प्रयोगों में लगाने लगी थी। उसे इसी बात की चिंता नहीं थी कि उसने खाना खाया है या नहीं। कई बार उसे प्यास का भी ध्यान नहीं रहता था। उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम और अपने प्रयत्नों पर रहता था। वह घंटों घंटों अपने काम में लगी रहती और आसपास की दुनिया से जैसे पूरी तरह से वो अलग हो चुकी थी। एक दिन वह अपने कमरे में अपने प्रयोग में पूरी तरह से व्यस्त थी। उसके सामने कई चीजें रखी हुई थी और वह एक एक चीज को ध्यान से देखते हुए ही अब अपने मन को अब अपने काम को आगे बढ़ा रही थी। समय बीतता जा रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर अब दस्तक होने लगती है। दस्तक की आवाज सुनकर वासु का ध्यान अब अपने काम से हटता है। वह कुछ पल के लिए दरवाजे की तरफ देखती है और फिर अंदर आने के लिए उस शख्स को कहती है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने उसकी माँ दिखाई देती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर अब यहाँ पर वासु अब अपने हाथ को उठाते हुए ही कहती है, माँ हम यहाँ हैं। वासु का हाथ देखते ही उसकी माँ समझ जाती है कि वो कमरे में है। वो धीरे धीरे अब उसके पास जाती है और उसके पास पहुंचकर प्यार से पूछती है, आज क्या नया करने का सोचा है। वासु अपनी माँ की बात का जवाब देने के लिए अब जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके लंबे काले और घने बाल उसके आधे चेहरे को ढक लेते हैं। उसके बाल इतने घने थे कि पीछे से देखने पर उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई भी नहीं देता था। ये देखकर उसकी माँ प्यार से उसके पास आती है और उसके चेहरे पर आए बालों को धीरे से पीछे करती है। जैसे ही वासु का पूरा चेहरा उसकी नजरों के सामने आता है, उसकी माँ कुछ पल के लिए तो उसे अब निहारती रहती है। वो प्यार से कहती है, माँ आशापुरा का आशीर्वाद है। मेरी बच्ची के ऊपर कितना सुंदर चेहरा पाया है। अपनी बेटी को देखकर माँ के चेहरे पर गर्व और ममता दोनों ही साफ दिखाई दे रहे थे। वह वासु के चेहरे को ध्यान से देखती है और फिर अपनी आंखों से हल्का सा काजल निकालती है और उस काजल को वासु के कान के पीछे लगाते हुए ही अब वो उसे प्यार से निहारती है, जैसे अपनी बेटी को हर बुरी नजर से एक माँ बचाना चाहती हो। इसके बाद अब उसकी माँ वासु से कहती है, अभी बाहर मत जाना वासु। इधर वासु भी अब अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी माँ को अचानक एक जरूरी बात याद आती है और वो कहती है, हाँ एक बात तो हम बताना ही भूल गए। देखो वासु, नवरात्रि आने वाली है और इस बार भी माता की पूजा उसी तरह से जोर शोर से होगी। महल में विशेष पूजा पाठ होगा। नवरात्रि के सभी दिनों में अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होंगे और पूरे महल को उसी तरह सजाया जाएगा जैसे हर साल सजाया जाता है। इसके बाद अब वहाँ यहाँ पर वासु को याद दिलाती है कि हर बार की तरह इस बार भी पूजा और उससे जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियाँ उसे ही संभालनी है। और अब यहाँ पर रानी वासु से पूछती है, समझ रही है ना आप मैं क्या कह रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर वासु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी माँ को भरोसा दिलाते हुए ही कहती है, हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, इस बार भी सब कुछ अच्छा होगा। वासु अपनी माँ को भरोसा दिलाती है कि हर साल की तरह इस साल भी वह माता की पूजा से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से संभालेगी और किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने देगी। अब अपनी बेटी की ये बातें सुनकर अब वो अपनी बेटी की बातों से सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट थी और वो उन्हें के माथे पर एक प्यारी देती हैं और कमरे से कुछ पल के लिए मानो वहाँ पर एक शांत वातावरण बन जाता है। वासु अपने काम के बीच बैठी थी और उसकी माँ उसके पास खड़ी होकर बस उसे ही देख रही थी। अब अपना काम करते करते ही अब यहाँ पर वासु अपनी माँ से कहती है, माँ इस बार भी आप देखना,
सभी ब्राह्मण खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे जैसे हर साल जाते हैं। पूजा पाठ में किसी तरह की कमी नहीं होगी और नवरात्रि के दिनों में महल का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय रहेगा। इधर अब यहाँ पर वासु अब अपनी माँ की से बात करने के बाद अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए ही कहती है, माँ उसे बेजयंती से मिलने जाना है, क्या वह जा सकती है? और वह अपनी माँ से पहले ही कह देती है कि प्लीज इस बार आप मुझे बाहर जाने से मना मत कीजिएगा। वासु की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, वह वैसे पूछ रही है जैसे उसकी माँ उसे जाने से मना ही कर देगी। लेकिन इसके बाद अब वासु कहती है, तो अब बताओ तो क्या मैं जाऊँ? अब लेकिन यहाँ पर उसकी माँ कहती है, ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले खुद को आईने में देखो तुम्हारा चेहरा कैसे बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, उसके बाद ही जाना। और अब वो वासु को प्यार से छेड़ते हुए ही कहती है, कैसी लड़की है, हाँ, जिसे सजना संवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अपनी माँ की बातों को सुनकर वासु अब हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, माँ सजने संवरने के लिए तो आप है ना, मैं जा रही हूँ। और ये कहते हुए ही वासु वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाती है और सीधा ही अब अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी चाल में वही उत्साह था जो बेजंती से मिलने की खुशी के कारण उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वासु अपने कमरे में तैयार होकर बाहर आती है। वो यहाँ पर आईने के सामने खड़ी होती है और अपने पहनावों को ध्यान से देखती है। उसने घाघरा चोली पहना हुआ था और उसके साथ दुपट्टे को भी अच्छी तरह से ठीक किया हुआ था। अब वो यहाँ पर उसने दुपट्टे को इस तरह से ठीक किया था ताकि चलते समय वो बार बार नीचे ना गिरे। आईने के सामने खड़े होकर वो एक बार खुद को देखती है और अब अपने लंबे बालों को ठीक करती है और फिर कमरे से निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद वासु एक मिट्टी के बने हुए घर के पास पहुंचती है। वो घर देखने में बिल्कुल ही साधारण था, लेकिन वासु के लिए वो एक जगह बहुत ही खास थी। वो दरवाजे के पास पहुंचकर अब उसके दरवाजे को खटखटाती है और आवाज लगाती है। वो कहती है, बेजंती, जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो तुम अंदर? वासु की आवाज सुनते ही यहाँ पर अंदर हलचल होती है। इधर कुछ ही क्षण में जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने वासु की ही उम्र की एक लड़की खड़ी थी। वो बेजंती थी। वो वासु को देखकर अब बेजंती के चेहरे पर अब खुशी आ जाती है। वो वासु को गले लगाकर बिना समय गवाए उसे अंदर आने के लिए कहती है और साथ के साथ कहती है कि जल्दी से अंदर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेजंती की उत्सुकता देखकर वासु अब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगती है। इधर अब बेजंती आगे कहती है, क्या तुमने जो काम अधूरा छोड़ दिया था ना, वो पूरा हो गया है। ये सुनते ही तो वासु की आंखों में कुछ उत्सुकता आ जाती है और वो अब तुरंत पूछती है, क्या तुम सच कह रही हो? अब बेजंती बिना कुछ कहे ही हाँ में अपने सिर को हिला देती है। जैसे ही वासु अब घर के अंदर प्रवेश करती है, उसकी नज़र सीधे उस जगह पर जाती है जहां दोनों मिलकर अपना प्रयोग कर रही थी। जिस प्रयोग को वासु ने अधूरा छोड़ दिया था वो फाइनली अब पूरा हो चुका था। उसे अपना प्रयोग पूरा देखकर खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सा असमंजस दिखाई देता है। वह प्रयोग को ध्यान से देखती रहती है और जैसे ही उसके अंदर अभी भी कई सवाल बाकी हों। वासु को इस तरह से शांत और उलझन में देखकर बेजंती उससे पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब तो उसे खुश होना चाहिए। इसके बाद बेजंती मजाकिया अंदाज में वासु की तरफ देखते हुए कहती है, मानना पड़ेगा वासु, भगवान ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया है। वह खूबसूरती और दिमाग का एकदम सच में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तुम। बेजंती की बात सुनकर वासु अब हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने प्रयोग पर ही था। वो बेजंती से कहती है, इसमें अभी भी कुछ कमी है। वह इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती, वह भी इसे पूरी तरह से पूरा करना चाहती है। इसके बाद अब वासु कहती है, लेकिन इसके लिए उसे पहाड़ियों के पास जाना होगा। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उसे ज़रूरत है और जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक बेजंती को हर बार की तरह उसके घर वालों को यानी राजा और रानी को संभालना होगा।
अब ये कहते हुए ही वो यहाँ पर बेजंती से मदद मांगती है। बेजंती अब उसकी बात को सुनकर थोड़ा सा तो घबरा जाती है, लेकिन वो अब कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ वासु, अगर रानी साहिबा को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। बेजंती के मन में यही डर था कि अगर वासु के इस काम की खबर उसके परिवार तक पहुंच गई तो परेशानी हो सकती है। वह वासु की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थी, क्योंकि दोनों अच्छी दोस्त थी। लेकिन वासु बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वो बेजंती को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। साथ के साथ वो उसे समझाती है कि वो कोई बहुत दूर जाने वाली नहीं है, पहाड़ियाँ भी पास में ही है, वो केवल वहीं तक ही जाएगी और उसका काम पूरा होते ही वो वापस लौट आएगी। इधर वासु अब फिर से बेजंती से कहती है देखो, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक बेजंती को बस उसकी मदद करनी होगी और उसके घर वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देगी। वासु की बातों से यहाँ पर बेजंती भी अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई थी, लेकिन वासु अपने फैसले को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसे हर हाल में ही वहां पर जाना ही होगा। उसके मन में अपने प्रयोग को पूरा करने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि अब वह किसी भी हालत में उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी।